हाँ सर, मेरे पास वेदांता के 3,400 शेयर्स हैं। मैंने 200 रुपए के रेट पे खरीदा है। ओके। अभी मुझे पता चला है कि वेदांता ने डिविडेंड 9 रुपए 50 पैसे पर शेयर डिक्लेयर किया है, तो क्या मुझे और शेयर खरीदना चाहिए? देखिए, ये जो डिविडेंड वगैरह आ रहा है इसलिए क्योंकि इनकी जो पहले बाई बैक की योजना थी वो चूंकि अटक गई, इसके चलते ये अब आपको डिविडेंड दे रहे हैं। इनकी ग्रुप कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, वो भी डिविडेंड दे रही है। लेकिन वेदांत पे आपको टेक्निकली अब क्या राय बनती है ये हम आपको बताते हैं। मानस इसके ऊपर नजर डालेंगे। और एक बात मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहूंगा, जैसे इलाहाबाद को अब आप प्रयागराज कहते हैं, वैसे ही वेदांता को अब हम वेदांत कहते हैं, क्योंकि वेदांता जो है ये इसका इंग्लिश एंग्लिसाइज प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका मूल नाम जो हिंदी में संस्कृत में होना चाहिए वेदांत। बताइए मानस, क्या कहेंगे आप? मेरे लिए भी पहली बार मेरे को पता है किसको वेदांत कहते हैं। प्रदीप जी, तो अच्छी नॉलेज आपने बताई। देखिए, वेदांत की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि अभी तो आपको एवरेज आउट नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश तब होगा जब एक बार स्टॉक 110 112 के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तब आपको वहां से कम 50 रुपए का अपमूव मिलेगा। उससे पहले बहुत कम उम्मीद है कि यहाँ पर कोई अपमूव मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि इनके पास जो पोजीशन है वहां बने रह सकते हैं, लेकिन 90 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। आपको एवरेज आउट करना हो तो इंतजार करिए 112 के लेवल्स का। इसके ऊपर क्लोजिंग आए तभी आपको वेदांत पे खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये आपके लिए कॉल फिलहाल वेदांत पे आती हुई। डॉक्टर साहब, एक बार पीवीआर का चार्ट जरा दिखाइए। मानस जी ने जो मंदी की कॉल पे तगड़ी मोहर लगाई, गिरते हुए दिन का नया लो पीवीआर ने बना लिया है इस वक्त। जल्दी से वो देखते हैं, उसके बाद आज का फंडा स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए 1096 हो गया। तो अब आपको यहां पर दिखाई देगा कि दरअसल पुट ऑप्शन के भी दाम आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे इन द मनी होगा। 1100 का जो पुट ऑप्शन हम ले रहे थे उस पर भी आप नजर डालेंगे। जो आप अभी 20-21 रुपए का भाव देख रहे थे, अब वो चूंकि इन द मनी हो रहा है तो उसके भाव में आपको धीरे धीरे इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए गिरता ही जा रहा है, तो ये तो आपको मंदी में मुनाफा कमा के देगा। चलिए मैं आपको बताता हूं मेरा आज का इस वक्त का पंड्या का फंडा स्टॉक। और वो स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। उसको स्क्रीन पे लेकर आएगा डायरेक्टर साहब। जो दर्शक ढूंढ रहे हो उनको बता दूं, बीएससी कोड है 500128 यानी 500-128। एनएससी कोड है इलेक्ट कास्ट। इसका टारगेट जो हम रख रहे हैं फिलहाल वो 32 रुपए का है। इस समय 20 रुपए के आसपास आपको ये स्टॉक मिल रहा है। हाल ही में 27 से 20 की तरफ आया है, तो एंट्री के लिए आपको इससे बेहतर मौका यहां पे मिलेगा नहीं। खरीदारी की वजह क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और श्रीकालाहस्ती पाइप, इन दो कंपनियों का मर्जर हो रहा है। ये दोनों ग्रुप कंपनीज हैं। इन दोनों कंपनियों के बोर्ड्स ने अप्रूवल दे दिया है और अब आपको श्रीकालाहस्ती पाइप के 1 शेयर के सामने इलेक्ट्रोकास्ट के 6 शेयर मिलेंगे। और ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें लगता है कि यहां पर आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा लंबी अवधि के लिहाज से निवेश का मौका बनता है। डॉक्टर साहब, आपके जो भाव हैं वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। देखिए नीचे आपको 21 रुपए का भाव दिख रहा है टिकर पे, और यहाँ पे अभी भी आपको 20 रुपए 30 पैसे देख रहे हैं। इसको जरा रिफ्रेश कीजिए। देखिए हाल के दिनों में यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी दिखी है वो यही मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी इसके चलते दिखी है, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिएक्शंस आए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। ये जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें 6 लाख टन की कैपेसिटी होगी और 2 लाख टन की और कैपेसिटी ऐड करने की प्रक्रिया यहां पे चल रही है। तो आगे 8 लाख टन की कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद ये देश की सबसे बड़ी डक्टाइल आयन कास्टिंग पाइप कंपनी में से एक हो जाएगी। इसका मार्केट शेयर करीब 23% होगा। 1/4 मार्केट शेयर, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। लेकिन इतना ही नहीं, दूसरी बड़ी बात, ये जो कंबाइंड एंटिटी होगी उसका एक्सपोर्ट फोकस बहुत तगड़ा होगा और ये काफी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग ये कंपनी है इसके पास कई सारे देशों में ऑर्डर्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वहां के अप्रूवल्स वगैरह हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी कम है। चूंकि श्रीकालाहस्ती की कैपेसिटी बड़ी है, अब उस कैपेसिटी का इस्तेमाल 6 लाख टन की जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, 2 लाख टन और जुड़ेंगे तो 8 लाख टन की कैपेसिटी हो जाएगी। उस कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए ये सारी दुनिया में एक्सपोर्ट को और बढ़ा पाएंगे। आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोकास्ट करीब करीब 100% कैपेसिटी पे काम करती है। अब भी अगस्त और सितंबर के जो जानकारी मिल रही है एनालिस्ट के हवाले से, वो भी बता रहे हैं कि ये 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो आगे रिजल्ट कैसे आएंगे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इस समय जब कंपनियां कोविड की
संकट से बाहर निकल रही है। कोई कंपनी अगर लगातार 2 महीने 100% कैपेसिटी पे चलती है तो उसके पास कितने ऑर्डर होंगे, कितना काम होगा, किस तरह का परफॉर्मेंस आएगा, आप सोच सकते हैं। पिछले साल इन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 10% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई थी और मुश्किल वक्त में भी आपको ऐसी ही तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ ये दिखाने वाले हैं, ये साफ तौर पे नजर आता है। यहां पे आप देखिए एक और खास बात, अगर स्वदेशी बाजार की बात करें, एक्सपोर्ट तो खैर नहीं, स्वदेशी मार्केट में भी जो श्रीकालाहस्ती है ये वेस्टर्न और सदर्न मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ईसीएल का जो कंट्रोल है वो नॉर्थ और ईस्ट में है। तो जो कंबाइंड एंटिटी बनेगी वो पूरे देश में सप्लाई करेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आई जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा इंडिया रेटिंग्स जो एक दिग्गज रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने पिछले हफ्ते ही एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों कंपनियों के इस मर्जर के बाद जो नई एंटिटी बनेगी उसका वो रेटिंग अपग्रेड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव आउटलुक के साथ इंडिया रेटिंग ने यहां पर एक रिपोर्ट निकाली है। अब रेटिंग एजेंसीज बहुत सोच समझ के, बहुत ही बड़े रिसर्च के बाद, अपने कमिटीज के अप्रूवल के बाद कोई रिपोर्ट निकालते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पॉजिटिव है ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट के साथ साथ आप देखिए यहां पर रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जो इतनी पॉजिटिव होती हुई आपको नजर आ रही है। साथ साथ करीब इनका 225 करोड़ के डेट रीपेमेंट का प्लान है। उसके चलते भी आप देखेंगे कि इस डेट रीपेमेंट के चलते फाइनेंशियल्स मजबूत होंगे, तो रेटिंग एजेंसी के पास एक और रीजन होगा वो अपग्रेड करने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 100% कैपेसिटी पे चल रही है, रिजल्ट सीजन में नतीजे अच्छे आएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रेटिंग एजेंसीज पॉजिटिव हैं। इस मर्जर के बाद आपको ये कंबाइंड एंटिटी शानदार परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी और मर्जर के बाद जो एंटिटी होगी वो दरअसल इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग ही होगी। श्रीकालाहस्ती के जो निवेशक है उनको एक शेयर पे 6 शेयर इस कंपनी के दे दिए जाएंगे। मानस, नजर डालिए जरा आपके चार्ट्स पे। मुझे तो ये एक बहुत ही लंबी अवधि की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी नजर आ रही है और मेरे टारगेट 32 रुपए के हैं, जो मुझे लगता है कि रिवाइज करने का मौका मुझे जरूर मिलेगा। आपके टारगेट्स क्या है बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, स्पेशली जब एक बार हमने रिसेंटली करेक्शन देखी है तब तो और बेहतरीन लगने लगा है चार्ट्स, क्योंकि स्टॉक ने उस करेक्शन पे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, वहां पर सपोर्ट लिया और फिर से हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछले हाईज, जो अभी रिसेंट हाई 27 रुपए के आसपास है, स्टॉक उसको तो एटलीस्ट टेस्ट करेगा। तो आपको 18 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस रखने हैं और 27 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं प्रदीप जी। लेकिन अगर हम थोड़े से लंबे समय की बात करें, आने वाले 4 से 5 मंथ की बात करें, तब तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक पे 38 और 40 के लेवल्स को भी टेस्ट करने का पोटेंशियल है। 38 to 40, बिल्कुल आपकी बात सही है। क्योंकि फंडामेंटली तो स्टोरी देखिए इतनी बड़ी जरूर बन रही है और आपने चार्ट पे इसको सपोर्ट किया, तो इसका मतलब है कि साफ तौर पे इसके संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी जो रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट मैंने देखी, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज किसी भी इवेंट पे बड़ा वक्त लेती है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी से एनालाइज करके तुरंत ये रिपोर्ट जारी की कि वो अपग्रेड कर रहे हैं। उससे क्या होता है, फंडिंग कॉस्ट वगैरह कम हो जाती है, तो कंपनी की मार्जिन आपको बूस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये एक बड़े डेवलपमेंट पर स्टोरी आपके सामने आती हुई। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, यह है आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। आगे मैं आपको एक सस्ता ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन तब तक चलिए आगे बात करते हैं अपने अगले दर्शक से, जो हैं डीपी तोशनीवाल साहब, भीलवाड़ा राजस्थान से। तोशनीवाल साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मैंने आपके रिलायंस के 500 शेयर लिए थे 2350 रुपए में। ओके, उसका क्या करना चाहिए? अभी रेट क्या 2000 रुपए हो गई। तो इस स्टॉक पे हमने बहुत लंबी तेजी देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो मार्च में ये करीब 865 रुपए के लो बनाने के बाद 2370 रुपए का तकरीबन इसने हाई बनाया सितंबर में। आपकी जो बाइंग है वो हायर साइड की तरफ होती हुई नजर आ रही है। मानस, क्या राय देंगे आप इन्हें? इनकी जो पोजीशन है वो जाहिर है कि कैश में है, डिलीवरी लेकर के ये बैठे हैं, क्या सलाह होगी? देखिए, इनके क्वेश्चन को पूछने से एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये लंबे समय के निवेशक है। ये ट्रेडिंग इन्होंने नहीं की है, क्योंकि काफी हाई लेवल पे लिया और अभी तक ये रुके हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर लंबे समय का व्यू है तो बिल्कुल आप बने रहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है। ये केवल एक करेक्शन है जो रिसेंटली हमने देखा है। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1800 रुपए है, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे को ये भी नहीं लगता है कि शायद 1800 के आसपास जाएगा। मेरा समझना ये है कि शायद यहीं पर कहीं पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो 1800 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि 2600 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 6 से 8 महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो यहां पर आपको गिरावट में दरअसल बाइंग अपॉर्चुनिटी एक मजबूत स्टॉक में नजर आ रही है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। ये सलाह आपके लिए मानस की ओर से फिलहाल आती हुई। मैं देख रहा था हमारे दर्शक क्या सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त।
उनकी राय भी ले लेते हैं। ट्विटर पे जो सवाल इस समय हमारे सामने आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत मुझे नजर आई। मेरा ये दरअसल फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है ट्विटर का सॉफ्टवेयर, तो मैं देखता हूं अगले दर्शक हमारे साथ कोई इस वक्त मौजूद है क्या। ओके, चलिए अब ये खुल गया। तो अब मेरे सामने ट्विटर के सवाल आ रहे हैं, तकनीकी दिक्कत के लिए माफी। चलिए पहला सवाल लेते हैं, वो आ रहा है हमारे पास टीटागढ़ वैगन्स पे। इन्होंने ये हमारे दर्शक है वैभव हरित, इन्होंने टीटागढ़ वैगन 46 रुपए पे खरीदा है। जानना चाहते हैं कि क्या करें। इसमें बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, क्योंकि सारे जो रेलवे स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा साइडवेज हो गए, थोड़ा करेक्ट हुए, क्योंकि दिक्कत क्या हुई कि इन कंपनीज को जो रेलवे का चलना बंद हो गया उसका एक इम्पैक्ट आया है। हालांकि टीटागढ़ वैगन के स्टॉक पे आप नजर डालें, इनको थोड़ा नुकसान है, ऊपरी स्तरों से करीब करीब मेरे ख्याल से 10-12% के लॉस पर ये बैठे हुए हैं। क्या राय देंगे आप? देखिए, मैं इनको केवल एक राय दूंगा कि 40 रुपए का लेवल ध्यान रखिए। अगर उसके नीचे स्टॉक फिसल जाता है तब तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। एक साइडवेज मूवमेंट है जहां पर लोअर लेवल पे 40 रुपीज सपोर्ट है, हाई लेवल पे देखिए तो 48 और 50 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो जब तक 40 के नीचे ना जाए आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, और अगर उसके नीचे जाता है तो आपको पोजीशन काटनी है। ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 48 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट आते हैं वो 58-59 के बीच में आते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए फिलहाल राय। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक बार जरा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग फिर से स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हमने इस पे बात करनी बंद की, लेकिन स्टॉक जो है ये सर्किट लगाने की पूरी कोशिश में इस वक्त लगा हुआ है, और आपको यहाँ पर सर्किट लगता हुआ मेरे ख्याल से नजर आने ही वाला है। ये देखिए 15% ऊपर 22 रुपए 40 पैसे तक के मैंने लेवल देखे थे। बिल्कुल अभी आज का जो हाई है 22 रुपए 30 पैसे, 16% हो गया। ये 20% का सर्किट आपको आज लगा देगा, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी है और जिस तरह की शानदार रिपोर्ट्स आ रही है। देखिए ब्रोकरेजेस तो कई चीजों पे रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन जब रेटिंग एजेंसी कहे कि वो एक फंडामेंटल डेवलपमेंट के बाद अपग्रेड की सोच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल स्टोरी में एक कितना बदलाव आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 16% ऊपर फिलहाल, कुछ ही देर में यहाँ पे सर्किट लगेगा, फिर उस पर लौट कर आएंगे। लेकिन तब तक एक और स्टॉक जिसपे हमारे बहुत सारे दर्शकों की नजर है उसकी बात कर लेते हैं। वो स्टॉक है रोजारी बायोटेक। लिस्टिंग के बाद दूसरी तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। मुनाफे में 19% की ग्रोथ रही, रेवेन्यू में 15% की बढ़त हमने आते हुए देखी है रोजारी बायोटेक में। हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और को फाउंडर सुनील चारी साहब। मिस्टर चारी, स्वागत है आपका। शानदार नतीजे हम कहेंगे। एक चीज हालांकि मुझे नजर आई, वो ये कि मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ इस बार। इस पे आपका क्या नजरिया है और क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप मार्जिन के लिए और टॉप लाइन ग्रोथ के लिए? नहीं, हमने गाइडेंस ये दिया है 16 to 18% हमारा एबिटा मार्जिन होगा, जो हम है कि हम नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में भी अचीव करेंगे। ओके, बिकॉज हमारा फोकस हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है और सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो आगे एक्साइटिंग टाइम्स लग रहा है। आपने कहा आपका फोकस हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है और वहां से अच्छी डिमांड आ रही है। थोड़ा सा हमें अंदाजा दें किस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, किस तरह के आपके क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम नजर रखते हैं आपके जो मार्केट सेगमेंट है, टारगेट सेगमेंट है, और उसके हिसाब से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि अगला क्वार्टर आप कितना और बेहतर देंगे। यूनिलीवर जैसा आप देख सकते हैं, यूनिलीवर है, वॉलमार्ट है, अमेजॉन है, गोदरेज है, डाबर है, मैरिको, एंड दीज आर ऑल गुड कस्टमर्स व्हिच वी हैव ऑन आवर एंड दीज आर कंपनीज व्हिच ये लोग कंपनीज को अच्छा चल रहा है कंपनी का। एंड आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 57% फर्स्ट क्वार्टर के ऊपर हमारा ग्रोथ हुआ है। एंड पैंडेमिक में लोग लॉकडाउन में थे, तो हमारा पेट का बिजनेस भी ऑल्सो हैज पिक्ड अप वेल, सो एनिमल न्यूट्रिशन हैज डन वेल। टेक्सटाइल स्पेशली केमिकल्स का बिजनेस भी लास्ट 2 महीने से बहुत अच्छा चल रहा है। सो ऑल इंजन्स आर फायरिंग फुल सिलेंडर्स, ऐसा दिख रहा है हमारा। ओके, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए आपका जो ग्रीनफील्ड प्लांट है दहेज में, वो आपने कमीशन किया, तो अभी कितना आप उसकी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कब तक पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसका कैसा कंट्रीब्यूशन आएगा आपके कारोबार पे, सेल्स पे, मार्जिन पे? तो ये हमने जुलाई में स्टार्ट कर लिया था प्लांट, और जो हमारा टारगेट था 2000 प्लस टन का पर मंथ हम उधर से प्रोडक्शन करेंगे, तो हमने 2000 टन के ऊपर प्लस हमने उधर प्रोडक्शन की। मार्च 21 में हमारा ये पूरा प्लांट रेडी हो जाएगा, जबकि हमारी कैपेसिटी 1,32,500 टन होगी। हम ये अनुमान करते हैं कि नेक्स्ट 3-4 साल में पूरी कैपेसिटी हम वहां यूज कर लेंगे,
पूरी कैपेसिटी यूज हो जाएगी तो हमारा टारगेट है कि 1500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ओके, 1500 करोड़ का टर्नओवर आपको होता हुआ नजर आएगा, आप कह रहे हैं जब इसको आप कंप्लीटली रैंप अप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर चारी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और ये सारे डिटेल्स दिए। और अब बारी है आपके लिए आज का सस्ता ऑप्शन लाने की। तो ये वो स्टॉक जो आज का सस्ता ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर आएगा। टाटा कंज्यूमर का नवंबर का, ध्यान रखिए, अब आगे बढ़िए, ये सीरीज पूरी हो रही है। नवंबर का 520 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेना है। मैंने अंतिम बार देखा तो करीब 11.5 रुपए के आसपास चल रहा था वो, ये तो बहुत तेजी से बढ़ा 13 रुपए पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसका स्टॉप लगाइए आप 5 रुपए पे और फिर इसको ट्रेल कीजिए जैसे जैसे 1-1 रुपए स्टॉक का भाव बढ़ता जाए। और इसका टारगेट होगा पहले 20 रुपए और फिर 25 रुपए। डायरेक्टर साहब, मेरा चार्ट खुला हुआ है स्क्रीन पे, कृपया इसको दिखाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। ये जो टाटा कंज्यूमर का शेयर है, इसने सितंबर के पहले हफ्ते में एक टॉप बनाया था तकरीबन 592 रुपए पे, वहां से हमने करीब 100 रुपए का करेक्शन देखा। आज हम जो इसमें देख रहे हैं, हमने पहले भी इस पर नजर डाली थी कि ये बेस बना रहा है, तो इसने बॉटम बना लिया था। आज ये कंफर्म कर रहा है अपनी बॉटम को और आज ये चार्ट मुझे कह रहा है कि अब ये ऊपर की तरफ अपनी अगली चाल शुरू कर चुका है, क्योंकि इसने अपना 20 दिन का मूविंग एवरेज पार किया है। हम ये हमेशा कहते हैं इस एवरेज के नीचे बेयर जोन होता है, इसके ऊपर बुल जोन होता है, तो ये बुल जोन में एंटर हो चुका है और अब आपको अगली सीरीज में ये शानदार परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इस स्टॉक पर सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स की नजर पड़ी हुई है। हमने आपके लिए चुना है नवंबर का 520 के स्ट्राइक वाला